मैं एक पाकिस्तानी जासूस भारत में एक अहम मिशन के दौरान DMI की हिरासत में हूँ। मेरे फरार की एक कोशिश नाकाम हो चुकी है और मुझे 3rd डिग्री टॉर्चर का निशाना बनाया जा चुका है। पूरी कहानी सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद प्लेलिस्ट के लिंक को क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बिला ताखिर मिलती रहें। और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी कहानी कैसी लग रही है। तो आइए कहानी की तरफ वापस चलते हैं। मेरे सेल पर पहरेदारों की 2 रुकनी 3 टीमें थीं। हर टीम 8 घंटे पहरा देती थी। अल्लाह पाक का करम था कि मैं तेजी से रूबसेहत होने लगा था। जिस्मानी और दिमागी कमजोरी बेहद थी, लेकिन टांग और सर के जख्म भरने लगे थे। डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक हर रोज मेरे सेल को धोया जाने लगा। डॉक्टर के हुक्म पर ही रबड़ के पाइप से सेल के अंदर मुझ पर पानी फेंककर मुझे हर दूसरे रोज गुस्ल करवाया जाता। मैंने डॉक्टर की हिदायत गिरा में बांध ली थी कि मैं हरगिज नहीं बोलूंगा। तफ्तीशी टीम के अरकान 2-3 मरतबा आए और सेल के बाहर से ही मुझसे ऐसी बातें करने लगे कि मैं शायद अचानक बोल उठूं। उनकी हर बात का जवाब मैं जबान पर हाथ रखकर ऊं आ करके देता और वो मुझे और डॉक्टर को गालियां बकते वापस चले जाते। डॉक्टर की मुसलसल देखभाल और दवाइयों की वजह से मैं खासा ठीक हो चुका था। मुझे पूरा यकीन था कि इस डॉक्टर की वजह से ही मैं वक्ती तौर पर टॉर्चर से बच गया हूँ। लेकिन डॉक्टर आखिर कब तक मेरी ढाल बना रहेगा? मैंने इस मौके को गनीमत जाना और फरार के मंसूबे सोचने लगा। उसी रोज जब डॉक्टर आया तो मैंने उसे सर की पट्टी तब्दील करने के दौरान आहिस्ता से कहा कि सेल के अंदर ही हाजत पूरी करने से मुझे बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। इस शदीद गर्मी में बेहिसाब मक्खियों और बदबू की वजह से मेरा दिमाग फटने को आया है। लूज मोशन की वजह से बार बार मुझे घड़े के टूटे टुकड़े को ही इस्तेमाल करना पड़ता है। सेल के सामने ही लैट्रिन की कतार है। अगर गार्ड मुझे जरूरत के वक्त वहां ले जाया करें तो मैं इस अजियत से बच जाऊंगा। मेरी हालत आप देख रहे हैं कि जख्मों और कमजोरी के बायस मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता। इसलिए मुसल्लह पहरेदारों की मौजूदगी में मेरे फरार होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप पहले से मुझ पर इतनी मेहरबानी कर चुके हैं जिसके लिए मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूं और ता जिंदगी मशकूर रहूंगा। अगर मजीद ये मेहरबानी कर दें तो मुझ पर आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। डॉक्टर ने खामोशी से मेरी बात सुनी और सरगोशी में ही जवाब दिया कि आई विल ट्राई, और चला गया। सेल में मरहम पट्टी के दौरान उसे खुद मेरी परेशानी का बखूबी अंदाजा हो चुका था। मुझे यकीन था कि अगर डॉक्टर चाहे तो वो ये सहूलत दिलवा सकता है। तफ्तीशी टीम का काम अगर मुझसे राज उगलवाना था तो डॉक्टर का काम मुझे जिंदा रखना था, और इसीलिए मुझ पर तशद्दुद के दौरान डॉक्टर तफ्तीशी टीम से न सिर्फ उलझ गया था बल्कि उसने तशद्दुद को भी रुकवा दिया था। यकीनन जो भी आला ओहदे का अफसर मेरे केस का इंचार्ज होगा, डॉक्टर की उस तक डायरेक्ट रसाई होगी। दूसरे रोज ही सुबह के वक्त लोहे का एक कड़ा मेरे बाईं कलाई में पहना दिया गया। गार्ड कमांडर जो नायब सूबेदार और सिख था, उसने गार्ड को सेल की चाबी दी और उन्हें कहा कि आइंदा मुझे हाजत के लिए लैट्रिन में ले जाया जाए। कड़े में रस्सी बांधकर दूसरा सिरा एक गार्ड पकड़े, जबकि दूसरा गार्ड अपनी राइफल तैयार रखे और अगर मैं भागने की कोशिश करूं तो बिला ताखिर मुझे गोली मारकर हलाक कर दे। गार्ड कमांडर गार्ड्स को यह हिदायत देकर मुझसे मुखातिब हुआ और पंजाबी में कहने लगा कि कितना गबरू है तू, और तेरा जो हाल हो चुका है, तू अगर ना बोला तो इससे भी बदतर हाल होगा तेरा, और अगर तू बोला तो फिर भी तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जहां इतना तशद्दुद तूने सह लिया है वहां थोड़ा बहुत और सह ले। उसने खुलकर और साफ बात तो ना की, लेकिन बैनुस्सुतूर मुझे सब कुछ बता दिया था। मेरे लिए भी ये आखिरी मौका था कि फरार की कोशिश करूं। इस कोशिश की कामयाबी या नाकामी दोनों सूरतों में मेरी नजात थी। इतने सख्त तशद्दुद के बाद ये मौका मेरे लिए सुनहरी मौका था। जबान मैंने खोलनी न थी और अब मजीद तशद्दुद सहने का मुझ में हौसला न था। यही गार्ड कमांडर एक रोज हाथ में हिंदी अखबार लिए मेरे सेल में आया और कहने लगा कि पाकिस्तान में दरियाए जेहलम में सख्त तुग़यानी आई है और दरिया के किनारे 80 से ज्यादा गांव ज़ेरे आब आ गए हैं, और मेरा गांव तो इस दरिया से बमुश्किल आधा किलोमीटर के फासले पर था। मैं परेशान हो गया और उसे बताया कि मेरे घर में मेरी ज़ईफ वालिदा, बीवी और 3 साल के एक बेटे के सिवा कोई और नहीं है। नामालूम सैलाब से उनका क्या हशर हुआ होगा। काश मैं वहां मौजूद होता। मेरी बात सुनकर यह सिख बोला, क्या तू रब है जो इस सैलाब को रोक सकता था? या जिनके घरों में मर्द हैं, क्या वो सैलाब को रोक सकते होंगे? सब कुछ रब पे छोड़ दे। और यकीन जानिए उसकी ये बात सुनकर मुझे बिल्कुल सुकून मिल गया और उसने बिल्कुल दुरुस्त कहा था।
میں گھر میں موجود ہوتے ہوئے بھی کیا کر سکتا تھا؟ واقعی سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہم انسان جو خود کو بہت کچھ سمجھتے ہیں اتنے حقیر اور مجبور ہیں کہ اپنی پیٹھ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ پاکستان پہنچ کر مجھے معلوم ہوا کہ سیلاب کے پانی نے ہمارے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، لیکن گھر کے مکینوں اور سامان کو کچھ نقصان پہنچائے بغیر سیلابی پانی 2-3 روز میں اتر گیا تھا۔ میں نے اپنی پوری توجہ گارڈز پر مبذول کر دی۔ 2 گارڈز 8 گھنٹے کی ڈیوٹی میرے سیل پر دیتے تھے۔ ان میں سے 2 گارڈز تو انتہائی متعصب تھے۔ یہی وہ گارڈ تھے جو مجھے سلاخوں کے نیچے سے غلاظت کو چھوا ہوا کھانا دیتے تھے اور اکثر اوقات مجھے فاحش گالیاں بھی نکالتے۔ 2 گارڈ بالکل روبوٹ کی طرح تھے۔ ڈیوٹی کے 8 گھنٹوں میں سے 6-7 گھنٹے یہ دھوپ اور گرمی کی پرواہ کیے بغیر سیل کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک باقاعدہ مارچ کرتے اور پہرا دیتے۔ وہ آپس میں بھی بہت تھوڑا بولتے۔ مجھے مخاطب کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ گارڈز کی تیسری جوڑی ان دونوں کے مقابلے میں نسبتاً بہتر تھی۔ ان میں سے ایک گارڈ اپنے ماتھے پر ہمیشہ پسا ہوا چندن اور چاول کے چند دانے لگائے رکھتا تھا۔ سگریٹ پیتے ہوئے وہ کبھی کبھی مجھے بھی ایک سگریٹ دے دیتا۔ انہی متعصب گارڈز نے ایک روز جب مجھے لیٹرین لے جانے کے بعد سیل میں بند کیا تو میں نقاہت کے مارے فوری لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی مجھے پاؤں کے قریب ٹانگ پر کسی چیز کے رینگنے کا احساس ہوا۔ میں نے دیکھا تو ایک بہت بڑا بچھو میری ٹانگ پر چل رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ڈنگ مارتا میں نے اسے انگلیوں سے جھٹک دیا۔ اسے مارنے کے لیے میں نے تکیے کی جگہ سر کے نیچے رکھنے والی اینٹ اٹھائی تو اینٹ کے نیچے درمیان میں بنے خول میں 3 اور بچھو تھے۔ میں نے چاروں بچھوؤں کو اینٹ سے مار دیا۔ دونوں گارڈ یہ دیکھ رہے تھے۔ بچھو مارنے پر انہوں نے مجھے بے تحاشا گالیاں دی۔ شاید بچھو بھی ان کا کوئی بھگوان تھا۔ میرے بول نہ سکنے کی ایکٹنگ کامیابی سے جاری تھی۔ اگرچہ لوز موشن میں کافی کمی ہو چکی تھی، لیکن میں فرار کے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اپنی پلاننگ کو فول پروف بنانے کے لیے 24 گھنٹوں میں 10-12 مرتبہ لیٹرین جاتا تھا۔ مجھے یہ چند منٹوں کا موقع تبھی میسر آتا جب میں سیل سے باہر نکل جاتا۔ سیل سے باہر گرد و پیش کا تفصیلی نقشہ میں نے ذہن میں محفوظ کر لیا تھا۔ میرا سیل 10 سیلز کی ایک قطار میں دائیں جانب سے تیسرا تھا۔ باقی 9 سیل یا تو خالی تھے یا ان میں ایسے لوگ محبوس تھے جن کے لیے گارڈز کی ضرورت نہیں تھی۔ میرے سیل کے تقریباً سامنے ہی لیٹرین کی قطار تھی جن میں داخلے کا رخ دوسری طرف تھا۔ میرے سیل سے بائیں جانب لیٹرین سے بہت تھوڑے سے فاصلے پر 1 منزلہ بیرکس تھی۔ دائیں جانب ایک پتلی سڑک تھی اور سڑک کے پار بنی ہوئی عمارت کی پشت تھی۔ لیٹرین سے زیادہ 30 قدم کے فاصلے پر ایک اونچی دیوار تھی۔ اس دیوار پر خاردار تاروں کی باڑ لگی ہوئی تھی۔ اس دیوار کی بلندی اور باڑ سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ بیرونی دیوار ہے۔ دیوار کی دوسری طرف سے گاڑیوں کے چلنے کی آوازیں بھی آتی رہتی۔ میں نے سیل سے باہر نکل کر مین دروازہ دیکھنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ میرے خیال میں میرا سیل اور ارد گرد کی عمارتیں ہیڈ کوارٹرز کی 4 دیواری میں گھرے علاقے کے عقبی حصے میں تھیں۔ میرے لیے فرار ہونے کا ایک ہی ذریعہ تھا کہ میں تاروں والی دیوار پھلانگ جاؤں۔ میں نے اندازہ لگایا کہ دیوار کی بلندی 8 فٹ کے لگ بھگ تھی اور سب سے نیچے والی خاردار تار دیوار سے 6 انچ بلند تھی۔ اس تار کے اوپر 5 یا 6 مزید خاردار تاریں تھیں جو 10-10 فٹ کے فاصلے پر دیوار میں گڑے ہلالی شکل کے ٹی آئرن سے بندھی ہوئی تھی۔ اگر میں کسی طرح سے سب سے نیچے والی تار کو تھام کر اس کے سہارے اپنے جسم کو اونچا کھینچ لینے میں کامیاب ہو جاؤں تو تقریباً 3 فٹ اونچی خاردار تار کو پھلانگ کر دیوار کی دوسری جانب کود سکتا تھا۔ ان خاردار تاروں کو پھلانگنے اور دیوار کی دوسری جانب کودنے میں میرا زخمی ہونا لازمی تھا، جبکہ میری ٹانگ بھی ابھی ٹھیک نہیں ہوئی تھی اور میں لنگڑا کر بہت آہستہ چل سکتا تھا۔ یہ سب تو بعد کے مرحلے تھے۔ سب سے پہلے مجھے مسلح گارڈ سے جان چھڑوانے کی سبیل کرنی تھی۔ میں نے اس کے علاوہ دیگر ممکنہ ذرائع پر بھی غور کیا، لیکن سب ناممکن العمل ثابت ہوئے۔ اس منصوبے میں میری کامیابی کے صرف 5% چانس تھے۔ پہرے دار ہر وقت مسلح رہتے تھے۔ ان کے ہاتھ میں رائفلیں اور پیٹی کے ساتھ بیک پر بیونٹ لٹکی ہوتی تھی۔ سنگین یعنی بیونٹ پیٹی میں لگی ایک چھوٹی میان میں ہوتی ہے، جس سے ایک چھوٹی پیٹی میں لگا سٹچ بٹن میان میں قابو رکھتا ہے۔ اگر بٹن کھول دیا جائے تو سنگین کو فوری نکالا جا سکتا ہے۔ مجھ پر تعینات گارڈز کی ڈیوٹی کے اوقات بھی بدلتے رہتے تھے۔ گارڈز کی وہ جوڑی جو مجھ سے نسبتاً بہتر سلوک کرتی تھی، میں ان کی ڈیوٹی کے دوران خاصا وقت سلاخوں کے ساتھ کھڑا ان کی باتیں سنتا۔ بول تو میں نہیں سکتا تھا، اس لیے یہ گفتگو یک طرفہ ہوتی تھی۔ ان گارڈز میں سے ایک برہمن تھا جس کے ماتھے پر ہمیشہ چندن اور چاول لگے رہتے تھے۔
मुझे अपनी तरफ मुतवज्जे पाकर उसने मुझ मुसले को शुद्ध करने का फैसला किया। एक रोज कहने लगा, सिर्फ हमारा धर्म ही सच्चा है, हमारे भगवान तो हमारे बीच पैदा हुए और तुम मुसलमान अपने भगवान को बुलाने के लिए आज तक खुद आ यानी खुदा कहते हो। इतना पुकारने के बावजूद तुम्हारा भगवान नहीं आया। जिंदगी में तो तुमने बहुत कष्ट उठाए हैं, अब भी अगर हमारा सच्चा धर्म अपना लोगे तो तुम्हारे मन को शांति मिलेगी और तुम्हारी आत्मा भी स्वर्ग में जाएगी। उसकी बातें सुनकर मैं सर को यूं हिलाता जैसे वो बिल्कुल ठीक कह रहा हो, जबकि दिल में सोचता था कि स्वर्ग और नरक तो बहुत दूर हैं। ये तो अपने मुर्दे को यहाँ दुनिया में ही चिता की आग में शायद इसलिए जलाते होंगे कि जहन्नम की आग के कुछ आदी हो जाएं और दोज़ख में गर्म सर्द होने के बायस ज्यादा बीमार न पड़ जाएं। मैंने इशारों से उसे कहा कि तुम ठीक कहते हो, मुझे अपने धर्म के मुताल्लिक कुछ और बताओ। मेरा असल मकसद उसकी हमदर्दी जीतना था। मेरी दिलचस्पी को देखकर उसने तफसीलन मुझे हिंदू धर्म के मुताल्लिक लेक्चर देना शुरू कर दिया। डॉक्टर आया। मेरी मरहम पट्टी के दौरान उसने कहा कि मेरे लिए जो कुछ मुमकिन था उसने कर दिया है, लेकिन अब वो मजबूर है। उसने कहा कि आज थर्सडे है यानी जुमेरात, और परसों यानी हफ्ते की शाम को मुझे इंटेरोगेशन के लिए ले जाया जाएगा। इंटेरोगेशन के दौरान वो भी मौजूद होगा। उसने कहा कि जनरल के हुक्म पर इंटेलिजेंस कॉर्प से सच झूठ परखने की मशीन और माहिरीन बुलवाए गए हैं। तुम्हें खास इंजेक्शन लगाकर कुछ सवाल पूछे जाएंगे। इंजेक्शनों के असर से तुम्हारा दिमाग कंट्रोल के काबिल नहीं रहेगा और ना चाहते हुए भी तुम सब कुछ बोलने लगोगे, और जो बोलोगे उसका फैसला मशीन करेगी कि क्या सच है और क्या झूठ। उसके बाद तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा वो तुम खुद बेहतर समझते हो। डॉक्टर ने चलते वक्त एक ऐसी बात कही कि मेरा मुंह खुला का खुला रह गया और आंखें फटी रह गईं। उसने सरगोशी से कहा कि मैं कर्नल शंकर का दोस्त हूं और उसका जाती मुआलिज भी, और उसी की हिदायत पर मैंने अपनी तरफ से जो भी मुमकिन सहूलत थी तुम्हें दे दी। ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ यू। ये कहकर डॉक्टर चला गया। गिरफ्तारी के बाद मुझे पहली मर्तबा मालूम हुआ था कि कौन सा दिन है। मेरे पास सिर्फ 2 रातें थीं जिनमें फरार के मंसूबे को अमली जामा पहनाने की मैं कोशिश कर सकता था। अब मैं मजीद तशद्दुद सहने के काबिल नहीं था। खास इंजेक्शन और मशीन के आगे तो मैं बिल्कुल ही बेबस हो जाता और ना चाहते हुए भी वो कुछ बोल देता जिसे छुपाने के लिए मैंने इतनी अजियतें सही थी। इससे बचने का सिर्फ एक हल था कि मैं फरार के मंसूबे पर इन 2 रातों में ही अमल कर लूं। फरार में कामयाबी की अगरचे बहुत ही मौहूम सी उम्मीद थी, लेकिन पहरेदारों की गोलियों से मरने का पूरा यकीन था। दोनों सूरतों में जीत मेरी थी और हार DMI की। इसे हुस्ने इत्तेफाक कहें या अल्लाह पाक की मदद। उस रात 12 बजे ब्रह्मन और उसका साथी गार्ड ड्यूटी पर थे। दुनिया भर में फौजियों को सिखाया जाता है कि दुश्मन को मार दो इससे पहले कि वो तुम्हें मार दे। मैंने आज रात ही फरार के मंसूबे को अमली जामा पहनाने का फैसला किया। नाउ और नेवर पर दिल जम गया था। मैंने गार्ड्स की ड्यूटी शुरू होने के आधे घंटे के बाद ब्रह्मन को इशारा किया कि मुझे टॉयलेट जाने की जरूरत है। उसने मेरी कलाई के कड़े में रस्सी बांधी। दूसरे गार्ड ने राइफल मेरे पर तान ली। ब्रह्मन ने सेल का दरवाजा खोला और रस्सी का सिरा पकड़कर मुझे लैट्रिन की तरफ ले गया। मैंने लैट्रिन में 5-6 मिनट गुजारे और बाहर आ गया। इस दौरान मैंने कड़े से रस्सी का गिरा खोलकर रस्सी हाथ में पकड़ ली थी। दोनों गार्ड्स मुझे सेल की तरफ ले चले। अब दोनों ने अपनी राइफलें अपने कंधों पर लटका रखी थी। मैंने दर्द का बहाना करते हुए खुद को कुछ झुका लिया। दोनों गार्ड्स मेरे दाएं और बाएं चल रहे थे। मैंने दानिस्ता छोटे कदम लेने शुरू किए। 4-5 कदमों में ही उनसे 1 फुट से ज्यादा पीछे रह गया। यही वो लम्हा था जिसका मुझे इंतजार था। मैंने बिजली की सी तेजी से दाएं तरफ वाले गार्ड की ब्योनेट जो उसके बाएं कूले पर लटकी हुई थी उसका हिफाजती बटन खोला, ब्योनेट निकाली और पूरे जोर से उसकी पीठ में घोंप दी। इतने जोर से घोंपी कि ब्योनेट उसके जिस्म के आर पार हो गई। उसके मुंह से कराह तक ना निकली। उसके गिरने से पहले ही मैंने ब्योनेट वापस खींची और बाएं जाने वाले ब्रह्मन गार्ड की पुश्त में घोंप दिया। यह सारा अमल 5 सेकंड में मुकम्मल हो चुका था। ब्रह्मन ने चीख मारी और इससे पहले कि मैं ब्योनेट बाहर खींचता वो ढेर हो चुका था। मैं अपनी जख्मी टांग के बावजूद पूरी रफ्तार से बैरूनी दीवार की तरफ भागा। हवाई चप्पल मैंने लैट्रिन की तरफ फेंके और दीवार के पास पहुंचकर उछला। मेरा कद 6 फुट 2 इंच है। 2 फुट से ज्यादा मेरा बाजू है और उछलने से तकरीबन 1 फुट मैंने मजीद बुलंदी हासिल की। मेरा हाथ तीसरी खारदार तार पर पड़ा। उसे मजबूती से थामकर मैंने अपना बायां हाथ भी बुलंद किया और उसी तार को थाम लिया। बाजुओं के जोर पर मैंने अपने जिस्म को बहुत दिक्कत से ऊपर उठाया और पांव दीवार में अटका कर हाथों से चौथी और 5वीं तार थामी। मेरा जिस्म भी साथ साथ ऊपर उठ रहा था।
सबसे ऊपर वाली तार दोनों हाथों में थाम कर मैंने उसे नीचे दबाया और मेरे दोनों पांव दीवार के ऊपर आ गए। अब मेरे सामने 3 फुट ऊंची खारदार तारों की 6 बाड़ें थी जिन्हें फलांग कर मैं दीवार की दूसरी जानिब जा सकता था। आम हालात में ये 3 फुट ऊंची रुकावट फलांगना मेरे लिए मामूली सी बात थी, लेकिन जिस्मानी कमजोरी, चोटों के दर्द और जख्मी टांग की वजह से यहाँ तक पहुँचते हुए मेरा सांस फूल चुका था। गार्ड्स को मारने से लेकर यहाँ तक पहुँचने में मुझे 15 से 20 सेकंड लगे। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी जख्मी टांग को अपने दाएं हाथ का सहारा देकर ऊपर उठाया और बाड़ की दूसरी जानिब रखा। उसी वक्त मुझे दूर अंदरूनी हिस्से से सीटियां बजने की आवाजें आईं। अब जाया करने को 1 सेकंड भी न था। मैंने जल्दी से बाईं टांग बाड़ की दूसरी जानिब रखी। जल्दी में बाड़ का एक कांटा मेरी बाईं रान में घुस गया और फलांगते वक्त 1 फुट के करीब रान को चीरता गया। वक्त बिल्कुल न था। मैंने दीवार से छलांग लगाई। जख्मी टांग की वजह से मैं संभल भी ना पाया और जमीन पर गिर गया। कूदने की वजह से गालिबन मेरी टांग का जख्म भी खुल चुका था। मैंने हवास बहाल रखे और बाईं टांग पर कभी उछलते और कभी दाएं पांव का सहारा लेते सड़क की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। अंदर से सीटियां बजने की मुसलसल आवाजें आ रही थीं। ऐसे मालूम होता था कि जाए हादसा का इल्म ना होने के बायस अंदर की सब नफरी गार्ड रूम और मेन गेट के करीब जमा हो रही है। सड़क की दूसरी जानिब झाड़ियां थीं। मैं उनकी ओट में निठाल बैठ गया। चंद सेकंड बाद सांस बहाल होते ही मैंने सड़क पर अपने सीधे हाथ की तरफ भागना शुरू कर दिया। अब मुझे टांग के जख्म और रान से तेजी से बहने वाले खून की परवाह नहीं थी। जिंदा रहने की ख्वाहिश में अब सब दर्द बेवक्त हो चुके थे। सड़क पर मैं बमुश्किल 100 फुट भागा हूँगा कि सामने से आने वाली गाड़ी की तेज रोशनी से मेरी आंखें चुंधिया गईं। मैं सड़क के एक जानिब हो गया। स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी में गाड़ी करीब पहुंचने पर मैंने देखा कि वो टैक्सी थी। जब वो टैक्सी मेरे इतने करीब आ गई कि उसे मजबूरन रुकना पड़ा तो मैं भागकर सड़क के बीच में आ गया। ड्राइवर ने ब्रेक लगाई और सड़क पर टायर घिसने की आवाज आई। टैक्सी मुझसे चंद फुट के फासले पर रुकी। मैं ड्राइवर की तरफ बढ़ा। टैक्सी खाली थी। मैंने बगैर वक्त जाया किए ड्राइवर का दरवाजा खोला। मेरी हालत देखकर वो घबरा गया। आधी रात के बाद सुनसान सड़क पर एक जख्मी शख्स जिसके सर और चेहरे पर पट्टियां बंधी हों अचानक सड़क पर आकर गाड़ी रोके तो ड्राइवर की जो हालत हो सकती है उसका बखूबी एहसास किया जा सकता है। ड्राइवर तो पहले ही दरवाजा खोल चुका था। मैंने तय कर लिया था कि अगर ड्राइवर ने मुझे ले जाने से इनकार किया तो इसे गर्दन की नसें दबाकर 1 मिनट से भी कम वक्त में हलाक कर दूंगा। मैं इसकी ट्रेनिंग हासिल कर चुका था। मैंने ड्राइवर को कहा कि मैं जख्मी हूं और गुंडे मेरे पीछे हैं, मुझे फौरन यहाँ से ले चलो। उसने कहा आप पीछे बैठें। यह भी मुमकिन था कि मैं पिछली सीट की जानिब जाऊं और वो गाड़ी भगा ले जाए। मैंने फौरन ही डैशबोर्ड से गाड़ी की चाबी निकाल ली और बजाय पीछे बैठने के उसके साथ वाली फ्रंट सीट पर बैठ गया और उसे कहा कि वो अपना दरवाजा बंद करके लॉक कर दे। वो इतना घबराया हुआ था कि चुपचाप मेरे कहने पर अमल करता रहा। मैंने चाबी उसे दी और अपना दायां हाथ उसकी पुश्त की तरफ उसकी गर्दन पर ले आया और कहा कि अगर कोई अक्लमंदी दिखाने की कोशिश की तो गला घोंट कर यहीं मार डालूंगा। चुपचाप चलोगे तो कोई गजन न पहुंचेगी। उसने अपना सर अच्छा कहने के लिए हिलाया। मैंने उसे पुरानी दिल्ली चलने को कहा। उसने गाड़ी मोड़ी और तेजी से पीछे की तरफ भगाने लगा। जल्द ही हम ऐसे इलाके में जा निकले जिसे मैं पहचानता था। वो वाकई पुरानी दिल्ली की तरफ जा रहा था। मैंने उसे मोहल्ला फराश खाना चलने को कहा। वहां पहुंचे तो मैंने उसे एक गली के करीब रोका और गाड़ी में बैठे हुए कहा कि देखो मेरी हालत तुम देख रहे हो, तुम्हारा किराया देने को मेरे पास पैसे नहीं है। वो तो मुझसे पीछा छुड़वाना चाहता था। कहने लगा कि कोई बात नहीं, अगर आपको 150 दरकार हो तो मैं देने को तैयार हूँ। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और गाड़ी से उतर आया। मैं दरवाजा बंद भी न कर पाया था कि उसने गाड़ी भगाई और जल्द ही नजरों से ओझल हो गया। इस गली से मैं बखूबी वाकिफ था। अंदर गलियों में से होते हुए साथियों के घर तक का फासला 1 किलोमीटर का होगा। उठता बैठता दीवारों का सहारा लेता तकरीबन 1 घंटे में मैं साथियों के पास यानी नजीर के घर पहुंचा। मैं बिल्कुल निढाल हो चुका था। मैंने मुसलसल घंटी बजानी शुरू कर दी। चंद मिनट के बाद नजीर ने दरवाजा खोला। कुछ अंधेरे की वजह से और कुछ मेरी बड़ी हुई दाढ़ी की वजह से वो मुझे पहचान न पाया। जब मैंने उसका नाम लिया तो वो चौंक उठा और मुझे फौरन अंदर खींचकर कुंडी लगा ली। चंद रस्मी कलमात के बाद मैंने उससे साथियों के मुतालिक पूछा तो उसने कहा कि सब बखैरियत ऊपर सो रहे हैं। नजीर के सहारे सीढ़ियां चढ़कर मैं मकान के ऊपरी हिस्से में पहुंचा। नजीर ने साथियों को जगाया। मुझे और मेरी हालत को देखकर वो इतने हैरान थे कि उनके मुंह से कोई बात न निकली। सबने बारी बारी मुझे गले लगाया। फरार के वक्त मुझ में जो हिम्मत आ गई थी वो मंजिल पर पहुंचकर बिल्कुल खत्म हो गई। मैं एक साथी के बिस्तर पर गिर गया और नंबर 2 को, जो अब बकिया साथियों का ग्रुप लीडर था,
उसे कहा कि मेरी रान और टांग से बहने वाला खून सड़क से लेकर फराश खाने की गलियों से होता हुआ यहाँ तक मेरी निशानदही कर सकता है। उसने फौरन बाकी तीनों साथियों को खून के सब निशान साफ करने का कहा। उसी वक्त 2 बाल्टियां और बोरियों के टुकड़े लेकर वो टॉर्चों की रोशनी में खून के धब्बे साफ करने निकल खड़े हुए। नजीर चाय और घर में मौजूद बिस्किट और सवैयां बना कर ले आया। मैं बात करने के काबिल न था। मैंने मुख्तसरन उन्हें बताया कि मैं DMI से फरार होने में कामयाब हो गया हूँ और वो मेरी जबान खुलवाने में अपने तमाम हरबे आजमाने के बावजूद नाकाम रहे। नजीर ने जाकर आरिफ को मेरे मुताल्लिक बताया। आरिफ मेरे जख्मी होने का सुनकर उसी वक्त अपने एक करीबी और इंतहाई भरोसे के डॉक्टर को बुलाने चला गया। चाय और सवैयों ने मुझे कुछ तकवीयत दी और मैं चंद ही लम्हों में आजादी की नींद सो गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी कहानियां जल्द से जल्द मिल सकें। और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी कहानियां कैसी लग रही हैं। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। हम मजीद कहानियां लेकर जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।